So once again, welcome you all. I, Dr. Ashutosh Tiwari from Rajki Engineering College, Banda, welcome you in this lecture. And in this lecture, we are going to study physics KAS 101T oblique 201T. T stands for theory, and this is the module 1, which is relativistic mechanics. And now we are going to study the 6th lecture on the relativistic mechanics, which is variation of mass with velocity. Let us do a quick recap first कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं रिलेटिविटी में, इसको पहले एक बार हम लोग समझ लें जिससे हमें आगे बढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी. तो अभी आपने देखा था पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एक तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ी थी पोजीशन और टाइम के बारे में. सबसे पहले हम लोगों ने ये बात करी थी कि दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हमारे पास, एक फ्रेम एस है, दूसरा एस डैश है, और फ्रेम एस डैश जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में v वेलोसिटी से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. और यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट जो है फ्रेम S से वो x है और फ्रेम S डैश से उसकी वैल्यू x डैश है. तो x और x डैश में क्या रिलेशन होगा वो रिलेशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. y डैश y के बराबर होगा, z डैश z के बराबर होगा, और t डैश जो है वो t माइनस v इंटू एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होगा. इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के बेसिस पे हाँ जो हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया है, तो तीन चीज़ें अभी तक हम लोग डिराइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में. एक तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके, दूसरा टाइम डायलेशन को भी डिस्कस कर चुके, और इसके जस्ट पहले 5th लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन का फार्मूला देखा था. इनको भी एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर लेंथ या एक्चुअल लेंथ एल नॉट है, और वो ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रिलेटिवली अगर चल रहा है कुछ सर्टेन वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होगी, छोटी लेंथ महसूस होगी उसकी एक्चुअल लेंथ से. और जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है और जो उसकी प्रॉपर लेंथ है उसके बीच में रिलेशन हम लोगों ने ये देखा था, L इज इक्वल टू एल नॉट अपॉन एल नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. और ये हम डिस्कस कर चुके थे आपसे पहले भी, फिर भी यहाँ बता रहे हैं कि जो फ्रेम एस डैश है वो अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो v की वैल्यू 0 तो है नहीं, क्योंकि फ्रेम एस डैश किसी न किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो ये जो टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये निश्चित तौर पे एक से छोटी क्वांटिटी, एक से छोटी वैल्यू है, और एक से छोटी वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एल नॉट को, तो ऑब्वियसली एल की वैल्यू एल नॉट से कम हो जाएगी, यानी लेंथ जो है उसकी कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होगी. वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है किसी फ्रेम में और वो मूविंग फ्रेम है, उसमें अगर हम देख रहे हैं कि इवेंट का जो प्रॉपर टाइम है वो टी नॉट है, और वही इवेंट अगर कोई ग्राउंड पर खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर उसको देख रहा है उसी इवेंट को, तो उसको जो टाइम महसूस होगा वो उसका डायलेटेड टाइम महसूस होगा, बढ़ा हुआ टाइम महसूस होगा. जो टी होगा वो टी नॉट से ज़्यादा प्रतीत होगा, टी ग्रेटर देन टी नॉट होगा. और उस टी और टी नॉट में क्या रिलेशन होगा, टी इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होगा. इसी पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशंस के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट करके फिर डिवाइड करके हम लोगों ने रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन का फॉर्मूला भी पिछले लेक्चर में डिराइव किया था. एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं. वो था u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 1 माइनस u इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर. यहाँ पर ये फिर से समझ लेते हैं कि u डैश क्या है, u क्या है, v क्या है. तो v जो है वो वेलोसिटी है फ्रेम s डैश की विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि जो v वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है. क्यों? क्योंकि हम जिस फ्रेम्स की चर्चा यहाँ कर रहे हैं वो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस इनर्शियल फ्रेम्स, और इनर्शियल फ्रेम्स की खास बात यही होती है कि आइदर दे आर एट रेस्ट और दे आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ये वेलोसिटी जो है फ्रेम एस डैश की वो कांस्टेंट है. तो ये फ्रेम इधर की तरफ जा रहा है. अब मान लीजिए जिस पार्टिकल पॉइंट P के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये पार्टिकल अगर चलने लगे, इसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हो जाए, तो इसकी वेलोसिटी को फ्रेम
एस का जो ऑब्जर्वर है, फ्रेम एस का जो ऑब्जर्वर है वो देखता है कि इसकी वेलोसिटी उसको u महसूस होती है, जबकि इसी पार्टिकल की वेलोसिटी फ्रेम एस डैश पर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको u डैश महसूस होती है, डिफरेंट महसूस होती है। तो u डैश और u आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं वो उसके लिए ये हमारे पास फार्मूला है जिसको रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन फार्मूला कहते हैं। u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 1 माइनस u इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। और इस फार्मूले के 3 डिफरेंट केसेस को भी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब हम लोग आगे यहाँ पर आज स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, कि अगर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के इन सारी चीज़ों को जो भी हम लोगों ने डिराइव किया था इसके बेसिस पे आगे फर्दर इवेल्युएट किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, तो ये भी देखने में आता है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके बेसिस पे उसका जो मास है वो भी चेंज हो जाता है। जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस तक हम लोग ये मानते थे कि मास जो है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, वो बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और रिलेटिविटी जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है वहाँ पर हम लोगों को ये अज्यूम करना पड़ रहा है, और ये देखेंगे कि आगे डिराइव करके भी और बाद में फर्दर ही देयर लॉट मेनी एक्सपेरिमेंट्स विच प्रूव्ड कि ये एक ऑब्जर्व्ड फैक्ट है कि मास जो है वो वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर इस रिलेशन पे आप ध्यान दें, ये रिलेशन है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मान लीजिए सपोज ये v की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, तो v अगर इंक्रीज कर रहा है तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होने के कारण जो डिनोमिनेटर है वो घटेगा, उसकी वैल्यू कम होगी। अब डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो हमको पता है कि अगर ये डिनोमिनेटर कम है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी, इसका मतलब है कि मास जो है m वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी पार्टिकल की बढ़ने के साथ साथ जो पार्टिकल का मास है वो भी इंक्रीज करता है। इसको कहते हैं हम वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, और इसका डेरिवेशन हम लोग आज देखने जा रहे हैं यहाँ पर। और आप लोगों ने पहले अपनी 11th-12th लेवल की क्लासेस में ये डिस्कस भी किया है, पढ़ा भी है कि हम लोगों को जब साइक्लोट्रॉन पढ़ाया जाता था तो साइक्लोट्रॉन के ड्रॉबैक्स में एक ड्रॉबैक बताया जाता था कि भाई साइक्लोट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। वहाँ पर ये बात सामने आती थी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एंड इट इज़ कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट के काफ़ी क्लोज होती है, ऐसे पार्टिकल जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होते हैं उनके मास में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेरिएशन दिखाई पड़ता है, और वो वेरिएशन जो है वो एक्सपेरिमेंट्स को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन अगर आप फिर से अपनी किताबों को रिफ़्रेश करिएगा तो आप देख सकते हैं कि ये साइक्लोट्रॉन का एक ड्रॉबैक था कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पाता, और उसी ड्रॉबैक के जब आप डीप कॉज में जाएंगे तो वहाँ पर यही कॉज मेंशन्ड है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास है वो बढ़ जाता है जैसे उसकी वेलोसिटी को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं साइक्लोट्रॉन की मदद से। तो यानी कि एक वो तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ही, और यहाँ से ये पता चलता है कि वेलोसिटी पार्टिकल की यदि बढ़ती है तो उसका मास भी बढ़ता जाता है, और मास का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है वो भी हमने आपसे डिस्कस किया। इसी रिलेशन को हम लोग डिराइव करेंगे जाके। तो यहाँ पर जो बातें भी हमने आपको बताई कि एज द वेलोसिटी इंक्रीजेज द मास ऑफ द बॉडी ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी वेलोसिटी बढ़ने से मास भी बढ़ता है। और यहाँ पर जो एम नॉट के बारे में बात हो रही है, एम नॉट जो है वो रेस्ट मास है बॉडी का। ये क्या चीज़ होती है, ये कह रहे हैं कि एक्चुअल मास और रेस्ट मास ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड ओनली बाय एनी ऑब्जर्वर हु इज रिलेटिवली एट रेस्ट with respect to the body and is denoted by m naught। तो m naught या रेस्ट मास कौन देख सकता है? m naught या रेस्ट मास वो ऑब्जर्वर देख पाएगा जो उस पर्टिकुलर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। अगर ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ऑब्जर्वर किसी भी परिस्थिति में उस पार्टिकल का जो मास है, एक्चुअल मास जिसको रेस्ट मास कहते हैं, उसको कभी भी नोटिस नहीं कर पाएगा। हमेशा उसको इंक्रीज्ड मास ही महसूस होगा, और वो इंक्रीज्ड मास जो है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ लेट अस ट्राई टू derive this expression, and this is very important derivation so far as the university examination is considered. So now let us again recap this thing that there are two different frames, एक S है और दूसरा S dash है, और both the frames are inertial in nature. The frame S dash is moving with velocity v in the positive direction of x axis and the frame S dash is at rest.
अब हम लोगों ने जब आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े थे, तो वहाँ पर पहले पोस्टुलेट में पढ़ा था कि जितने भी लॉज हैं फिजिक्स के, वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक जैसा व्यवहार रखते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आता। तो मान लीजिए एक वेल स्टैब्लिश्ड लॉ जो है हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन का, वो मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग जानते हैं कि कोई अगर एक्सप्लोजन की घटना हो रही है या दो बॉडीज कोलाइड कर रही, कोलिजन हो रही है, तो वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर बदलना नहीं चाहिए अगर आइंस्टीन का पोस्टुलेट सही है तो मोमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, हम पहले दो आइडेंटिकल बॉडीज़ लेकर के चल रहे हैं, जिनके दोनों आइडेंटिकल मतलब दोनों के मास सेम है, और दोनों आइडेंटिकल बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ सेम स्पीड से आ रही हैं, और ये एक दूसरे को कोलाइड करती हैं, कोलाइड करने के बाद में एम्बेडेड हो जाती हैं, और दे कम टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस डैश। एक बार फिर से हम पूरी बात आपको बता रहे हैं इस घटना को, कि दो हमारे पास आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं जिनके मास एक जैसे हैं, दोनों बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, सेम स्पीड से आ रही हैं, आ करके टकराती हैं और टकरा करके एक दूसरे में एम्बेडेड हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, एंड दे कम टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस डैश। इस बात का क्या मतलब है कि वो फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाती है। इसका मतलब है जो फ्रेम एस डैश है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी v है, कहाँ पर है, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो दोनों बॉडीज़ हैं ये जब एक दूसरे में एम्बेडेड हो जाती हैं, तब उस समय एम्बेडेड स्टेट में भी इनकी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी, v। किसके रिस्पेक्ट में, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो कहाँ पर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है या फ्रेम एस डैश पे खड़ा हुआ है। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर यूज़ करूँ तो हमें पता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ करूँगा तो मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी कि m इंटू सर्टेन वेलोसिटी v प्लस m इंटू सर्टेन वेलोसिटी माइनस v क्यों, क्योंकि दूसरा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे में एम्बेडेड हो गई हैं और वहीं पर फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ गई। तो जो फ्रेम एस डैश का ऑब्जर्वर है वो इस तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखेगा, लेकिन जो फ्रेम एस है जो रेस्ट पे है, ये सारी घटना कहाँ हो रही है, ये सारी घटना फ्रेम एस डैश पे हो रही है, और फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से। तो फ्रेम एस का जो ऑब्जर्वर है वो क्या देख रहा है, अब फ्रेम एस का ऑब्जर्वर ये देख रहा है कि वो कहता है कि मुझे तो दोनों पार्टिकल जो हैं उनकी मासेस अलग अलग उसको दिखाई पड़ रहे हैं। वो कहता है कि मेरी दृष्टि में पार्टिकल ए जो है उसका मास कितना है, m1 है, और जो पार्टिकल बी है उसका मास m2 है। वो कहता है कि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये वाला जो पार्टिकल है ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, u डैश, और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, माइनस u डैश, एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश। बट फ्रेम एस के ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी महसूस होती है u1 और इसकी वेलोसिटी महसूस होती है u2। फिर से एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक इवेंट हो रहा है, उसको दो अलग अलग ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इवेंट हो कहाँ पे रहा है, इवेंट हो रहा है फ्रेम एस डैश में, उसको ऑब्जर्वर ये देख रहे हैं। तो जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है यानी जो फ्रेम एस पे ऑब्जर्वर है वो कहता है कि मैंने अभी अभी ये देखा कि एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, एक इसकी वेलोसिटी u1 है, दूसरे वाले की वेलोसिटी u2 है, और ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद चूंकि अभी हमने बताया था आपको कि ये दोनों फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाते हैं, और फ्रेम एस डैश खुद कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है। तो ग्राउंड पे खड़ा वाला ऑब्जर्वर क्या कहेगा, वो तो कहेगा कि मुझे एक मास m1 दिखता है, उसकी वेलोसिटी u1 है, दूसरा मास m2, उसकी वेलोसिटी u2 है, और दोनों एक दूसरे में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद दोनों v वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव करने लगते हैं। तो यानी इस ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिखी जाएगी तो कुछ ये इक्वेशन हो जाएगी, जो इक्वेशन 3 है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहेगा, ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर क्या कहेगा, वो कहेगा कि m1 u1 प्लस m2 u2 ये टोटल मोमेंटम हो जाएगा बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन वो क्या देख रहा है, आफ्टर कोलिजन देख रहा है कि दोनों एम्बेडेड हो गए, तो एम्बेडेड हो गए तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा, m1 प्लस m2 जुड़ जाएगा, और दोनों फ्रेम एस डैश के साथ ही चल रहे हैं, यानी दोनों की जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को क्या दिखाई पड़ रही है, v। तो उसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन हो जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। अब यहाँ पर ये जो अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी एडिशन का जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसकी मदद से हम ये देख लें कि जो वैल्यू u1 है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी u1 नजर आ रही है ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को,
वो क्या है, उसका u डैश से क्या संबंध है, और जो पार्टिकल u2 है वो माइनस u डैश से किस तरीके से कनेक्टेड है। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करके हम कह सकते हैं कि जो u1 है दैट इज इक्वल टू u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरीके से u2 का जो संबंध है, u2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस यू डैश प्लस वी अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, जैसा आपको इक्वेशन 2 में दिख रहा है। अब अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, चूंकि ये हो ही रहा है कोलिजन में, तो उसको ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर जो देख रहा है, अभी हमने आपको बताया था इक्वेशन 3 दिख रही है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो इक्वेशन 1 और 2 से जो u1 और u2 की वैल्यू है वो अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, इक्वेशन 3 में यूज करूं इसको, तो कुछ इस तरह का इक्वेशन बन जाएगी। m1 इंटू ये वैल्यू किसकी है, u1 की, m2 ये वैल्यू किसकी है, u2 की, और इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। इस तरह से हमें इक्वेशन 4 मिलेगी। फर्दर अगर इसको और करा जाए तो m1 वाले टर्म अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए जाएं और m2 वाले टर्म अगर राइट हैंड साइड में ले आ जाएं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। m1 विद इन ब्रैकेट्स u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस v, और m2 इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट्स v माइनस यू डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस डेरिवेशन को साथ साथ आप अगर मेरे सॉल्व करते हुए चलें, अपने नोट पैड और पेन को निकाल लें और साथ साथ करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और डेरिवेशन के स्टेप्स भी आपको क्लियर होते चले जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, इसको अगर एलसीएम ले लें तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा v से। तो यहाँ पे v जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस v, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड में देखें तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, इसको यदि एलसीएम ले लिया जाए यहाँ पर तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा v माइनस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस यू डैश, और ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा यू डैश माइनस वी। अब अगर आप इसको देखें ध्यान से इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो प्लस वी है ये माइनस वी से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ वाला भी प्लस वी माइनस वी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो इधर ये टर्म बचा है यू डैश माइनस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इधर आप देखिए यू डैश माइनस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर यहाँ का और यहाँ का दोनों तरफ का सेम है। तो आप ये पूरा डिनोमिनेटर यहाँ से, ये पूरा डिनोमिनेटर इस पूरे न्यूमरेटर पूरा इस न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर आप फर्दर देखें अगले स्टेप में जो है सॉल्व किया गया कि न्यूमरेटर को कैंसिल आउट किया गया है, तो m1 अपॉन m2 अगर ले जाएंगे और यहाँ का जो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप दूसरे साइड के न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन दैट m1 अपॉन m2 शुड बी इक्वल टू 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, विच इज इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये जो इक्वेशन है, इसी पे अभी हम लोग थोड़ी देर बाद दोबारा आएंगे और इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि m1 और m2 ये मासेस किसको दिखाई पड़ रहे हैं पार्टिकल्स के, ये उस ऑब्जर्वर को दिखाई पड़ रहे हैं जो ग्राउंड पे खड़ा है, यानी जो फ्रेम s पे खड़ा है। और u डैश कौन सी वेलोसिटी है, u डैश जो वेलोसिटी है उन पार्टिकल्स की जो कोलाइड कर रहे थे, ये कहाँ से नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है फ्रेम s डैश के ऑब्जर्वर को। तो या तो सारी के सारा एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाए, उन्हीं चीज़ों के फॉर्म में मिल जाए जो चीज़ें ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर देख रहा है। अब कुछ चीज़ें हमें ग्राउंड से दिख रही हैं और कुछ चीज़ें हमें फ्रेम एस डैश से दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिक्स का यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा और जो ये टर्म आ रहे हैं यू डैश वाले, इनको हम हटाने की यहाँ से कोशिश करेंगे ताकि हमारा सिंपल एक फार्मूला बन जाए और ये उन्हीं चीज़ों के टर्म्स में बन जाए जो चीज़ें हमको ग्राउंड से खड़े खड़े दिख रही हैं, यानी उस ऑब्जर्वर को दिख रही हैं जो ऑब्जर्वर फ्रेम एस पे है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 आपको याद होगा u1 की वैल्यू थी कि u1 और u डैश का रिलेशन था, तो u1 इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर था। तो इसके दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर वाले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, और फर्दर इसको अगर हम रीअरेंज करें थोड़ा सा, और क्योंकि हम इस टर्म की वैल्यू निकालना चाहते हैं,
1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मान लीजिए इस टर्म को कंसीडर करिए जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यू वन स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ आ रही है इक्वेशन 9 में, इसको अगर हम यहाँ यूज कर लें तो देखिए हमने यू वन स्क्वायर की जगह ये पूरा टर्म जो इक्वेशन 9 में आया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर और विद इन ब्रैकेट्स आ जाएगा यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर और होल का स्क्वायर कर देंगे। तो ये टर्म जो इक्वेशन 10 में आया इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप इस इक्वेशन 8 को एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से कि इसी इक्वेशन 8 में हमको कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी फाइनल रिजल्ट के लिए, तो हम उसका बाद में यूज़ करेंगे। अगर जो इक्वेशन 10 आई थी उसको फिर से रीअरेंज किया जाए, देखिए कि 1 प्लस 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो आया था, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म था 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको एलसीएम ले लिया जाए तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये बन जाएगा और ये फर्दर टर्म होगा। अब यहाँ पर क्या है कि यू डैश प्लस वी का जो होल स्क्वायर है, इस टर्म में हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फार्मूले की मदद से इस ब्रैकेट को हम एक्सपैंड कर देते हैं। यहाँ पर इसको जैसे ही एक्सपैंड करेंगे तो वी विल गेट दीज 3 टर्म्स, ये हमको 3 टर्म मिल जाएंगे एक्सपैंड करते ही। और यहाँ पर जो हमारे पास टर्म आ रहा है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का टर्म आएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर करा जाए तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये दिखाई पड़ती है कि जो 2 यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2 यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, और जो 4 टर्म हमारे पास बचे हैं 1 और ये वाला माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको हम एक साथ लेते हैं यहाँ पर, और ये जो टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो हमारे पास बचा है, इससे अगर हम माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों टर्म से भी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्दर अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, और होल अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ा सा फिर क्या करें कि ये जो टर्म आ रहा है डिनोमिनेटर में यहाँ पर, इसको मैं रीअरेंज करके इधर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ पर टर्म लिखा है इसको उठा करके मैं यहाँ डिनोमिनेटर में ले आऊं और उसके बाद इसका अंडर रूट कर दिया जाए। तो देखिए ये बन जाएगा, फर्दर रीअरेंजमेंट करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू होल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या है 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 14 कहते हैं। फर्दर आगे बढ़ेंगे अगर इसी तरीके से जैसे इक्वेशन 14 को हमने सॉल्व किया, अब मान लीजिए अगर जो हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया था वो u1 की वैल्यू को लेकर के शुरू किया था, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके फिर रीअरेंज करके सॉल्व किया था, उसी तरीके से अगर मैं u1 u2 की वैल्यू को लेकर के स्टार्ट करता और इसी तरीके का प्रोसीजर अडॉप्ट करता तो वी विल गेट दिस रिलेशन। अगर हम स्टार्ट यहाँ लिखा है कि मैं स्टार्ट करता अगर इक्वेशन 2 को सॉल्व करना तो हम ये कंक्लूड कर लेते कि 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म आ जाएगा। अब इस टर्म में खाली एक अंतर ये है कि यहाँ पे u1 की जगह u2 आ जाता, राइट। यहाँ पर आपको u2 मिल रहा था और यहाँ पर प्लस की जगह पे देखिए माइनस मिल रहा था। ये 2 परिवर्तन हुए हैं इक्वेशन नंबर 15 में। ये डिराइव हो जाता अगर मैं इक्वेशन 2 से स्टार्ट करता सॉल्व करना इसको। अगर इक्वेशन 14 और 15 दोनों को हम आपस में डिवाइड कर दें तो हमको कुछ इस तरह का टर्म मिलेगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू करें तो दोनों इक्वेशन आप 14 और 15 को आप देखेंगे तो दोनों के न्यूमरेटर ये वाले जो टर्म है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो केवल क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और एक बात देखिए, अगर वापस आप उसी इक्वेशन में चलिए जिस पे हमने आपको रोक रखा था m1 अपॉन m2 वाली इक्वेशन, तो m1 अपॉन m2 वाली इक्वेशन में अगर आप ध्यान दें तो राइट हैंड साइड में आपको यही वाला टर्म मिल रहा था। m1 अपॉन m2 में राइट हैंड साइड ये वाला टर्म मिल रहा था। तो अब राइट हैंड साइड में जो ये टर्म मिल रहा था उसकी जगह पर इस इक्वेशन की मदद से आप ये वाला टर्म अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लेस कर सकते हैं। तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे इक्वेशन
8 में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो 14 15 को पहले डिवाइड करना है और जो रिलेशन आ जाएगा उस रिलेशन को आप कहाँ पे प्लेस कर रहे हो, इक्वेशन 8 में प्लेस कर रहे हो। तो आपको कुछ इस तरीके का रिलेशन मिलेगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर फर्दर रिजॉल्व किया जाए और थोड़ा सॉल्व किया जाए, देखिए मान लेते हैं कि जो यहाँ मास m2 है यहाँ पर इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 16 में, अगर वो रेस्ट पे होता तो, अगर m2 मास रेस्ट पे होता तो m2 का जो मास हो जाएगा वो रेस्ट मास हो जाएगा। यानी फिर हम सीधे सीधे m2 ना लिख करके क्या लिखेंगे, उसको हम m0 लिखेंगे। और अगर m2 मास रेस्ट पे है तो उसकी जो वेलोसिटी u2 है वो भी तो जीरो हो जाएगी, u2 भी जीरो हो जाएगा। तो m2 हो जाएगा m0 और u2 जीरो हो जाएगा। तो u2 जीरो होते ही वो जो न्यूमरेटर का टर्म है ये तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो यही इक्वेशन बदल जाएगी ऐसे, m1 इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात और हम लोग थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जब हमने शुरुआत में ही उन दोनों पार्टिकल्स के बारे में चर्चा करी थी तो हमने आपको बताया था कि दोनों पार्टिकल जो अंडर कंसिडरेशन है दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, दोनों एक जैसे पार्टिकल, दोनों के मासेस सेम है। तो यहाँ पर फिर m1 m2 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, हम सीधे सीधे m1 को क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, और यहाँ पर जब एक ही पार्टिकल है, मतलब दो पार्टिकल जो थे जिसको हम पहले m1 और m2 कह रहे थे और शुरुआत में बताया भी था कि दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, तो एक पार्टिकल जो है हमारा वो ऑलरेडी हमने बोल दिया कि भैया वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो कर दी u2 और उसका मास रेस्ट मास के बराबर कर दिया, m2 को हमने m0 के बराबर कर दिया। और जो दूसरा वाला पार्टिकल है वही अकेला पार्टिकल बचा तो उसके मास को हम सीधे m कह दे रहे हैं और उसकी वेलोसिटी u1 को v कह दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही इक्वेशन जो है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगी। इक्वेशन 17 कैन ऑल्सो बी रिटन एज m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 18, यही रिलेशन है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का। अब हम लोग इस इक्वेशन पे देखते हैं कि हमें 3 केसेस समझ में आ रहे हैं। पहला केस ये है कि when the velocity of the body v is very small as compared to the velocity of light c, तब क्या होगा, तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। उस समय क्या होगा, उस समय m जो है m0 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर में अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट तो उसका मास हमेशा रेस्ट मास के बराबर ही होता है। इसीलिए हम लोगों ने 11th-12th लेवल पर जिन प्रॉब्लम्स को स्टडी किया उसमें हम लोगों को दे दिया जाता था कि पार्टिकल का मास फिक्स है 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। वहाँ पर ये इस तरीके की चर्चा हम लोग नहीं करते थे कि वेलोसिटी चेंज होने के साथ साथ मास में वेरिएशन को स्टडी करें। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो क्या दिख रहा है कि m ग्रेटर देन m0 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेबल है तो उसका जो मास है वो हमेशा उसके रेस्ट मास से ज़्यादा महसूस होगा। जो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी आप बढ़ाते हैं तो उसका मास भी इंक्रीज करता है, उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंक्रीज ऑफ मास है। केस 3 जो है, सपोज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट देन इट पजेस इनफाइनाइट मास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि v अगर c के बराबर हो जाएगा तो m जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इनफाइनाइट मास का मतलब बहुत लार्ज मास के बारे में बात हो रही है। तो द इफेक्टिव मास ऑफ द पार्टिकल हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय यूजिंग पार्टिकल एक्सेलरेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने आपसे चर्चा करी थी, एंड प्रोटॉन्स इन बाय इंक्रीजिंग देयर वेलोसिटी वेरी क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। So thank you all for being with us, and we have studied variation of mass with velocity today. Thank you.